अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के मुश्तरका हमले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस एक साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी हो गई है। मैं अगर कहूँ बलूचिस्तान के हालात ठीक हैं तो ये मुनासिब बात नहीं है। जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि लोग इस दहशतगर्दी पे लानत भेज रहे हैं, लोग इस दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं एंड वी आर ब्लीडिंग टुगेदर। द गवर्नमेंट इज ब्लीडिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस इज ब्लीडिंग एंड द पीपल इज ब्लीडिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी बयानिए और अमली सियासत के दरमियान फासले तवील होते जा रहे हैं। बानी PTI इमरान खान हमेशा VIP कल्चर और सियासतदानों की मराहत के खिलाफ तहरीक चलाते रहे, लेकिन आज उनकी अपनी जमात खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल उसके बरक्स काम करती दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब के साथ मां से फैमिली के साथ मुलाकातें बंद, वकला कानूनी मामलात पर राय लेने पर दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अरकान असम्बली, स्पीकर और दीगर पार्लिमानी ओहदेदारान के इख्तियारात, इस्तेहकाक और मराहत में इजाफे से मुताल्लिक कानून साजी में मसरूफ है। KP अरकान असम्बली की तनख्वाहें और अलाउंसेस एक्ट 2026 का नाम पढ़कर पहले तो यूं महसूस होता है कि जैसे शायद सिर्फ अरकान असम्बली की तनख्वाहों को रेगुलेट किया गया हो, लेकिन जब आप कानून के सफ़ात खोलते हैं तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। ये ख्वाह का कानून नहीं बल्कि अरकान असम्बली के लिए माली मराहत का एक मुकम्मल कानूनी फ्रेमवर्क है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पावर्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2026 के तहत अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने से कबल स्पीकर की इजाज़त लाजमी होगी, जबकि बाज़ सूरतों में गिरफ्तार रुकन को असम्बली इजलास में शिरकत के लिए रिहा भी किया जा सकेगा। अरकान को कम अज कम B कैटेगरी सिक्योरिटी, ताहयात, सरकारी पासपोर्ट, VIP एयरपोर्ट लाउंजेस के इस्तेमाल, तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना, सरकारी रेस्ट हाउसेज में मुफ्त क़याम, जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात, काले शीशों वाली गाड़ियां रखने और मजमूई तौर पर 8 असलहा लाइसेंस हासिल होंगे। असम्बली और उसकी कमेटियों को किसी भी शख्स, रिकॉर्ड या दस्तावेज तलब करने, अदम तामील पर वारंट जारी करने और असम्बली के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी को जुर्म करार देने के इख्तियारात भी दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब ने अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की तरदीद की और कहा कि अरकान और काबीना मेंबरान को पहले से मुकर्रर करदा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक मराहत दी गई हैं। जाली पुलिस मुकाबले, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, जबरी गुमशुदगियाँ, 21 नहीं 120 कट्स और मावराए अदालत कत्ल। भारतीय पंजाब में इंसानी हुकूक के मारूफ कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर मबनी फिल्म सतलुज पर रिलीज के महज 48 घंटों बाद पाबंदी लगा दी गई। फिल्म की बुनियाद जिस शख्सियत पर रखी गई वो खुद भारतीय रियासत के लिए एक तकलीफदेह सवाल है। भारतीय पुलिस की खुफिया एजेंसी CBI के रिकॉर्ड के मुताबिक जसवंत सिंह खालड़ा इंसानी हुकूक के कारकुन थे। वो 1984 से 1994 के दरमियान 3 शमशान घाटों में दफन या जलाई जाने वाली नामालूम लाशों का रिकॉर्ड मंजर आम पर लाए और ये साबित किया कि इन तमाम लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया। इस कहानी का सबसे तल्ख पहलू यह है कि नामालूम लाशों का सुराग लगाने वाला ही एक दिन गायब हो गया। CBI रिपोर्ट साफ अल्फाज में कहती है कि मकामी पुलिस अफसरान ने उनके अगवा की साजिश तैयार की क्योंकि मावराए अदालत कत्ल के इंकशाफात पुलिस को नागवार गुजर रहे थे। CBI के मुताबिक 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क में वाक़े उनके घर से जसवंत सिंह खालड़ा को अगवा किया गया। गैर कानूनी हिरासत में तशद्दुद के बाद उन्हें कत्ल करके लाश हरीके के करीब एक नहर में फेंक दी गई। इन आंकड़ों के हिसाब से पूरे पंजाब में इन लावारिस लाशों की संख्या लगभग 25,000 की होगी। इंसाफ दा, कानून दा, एक कौम दा मजाक बनाया गया है। फिल्म क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया के बानी रुकन और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा के एडिटोरियल बोर्ड के रुकन साइबल चैटर्जी साहब ने खुसूसी तौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए सतलुज पर तबसरा करते हुए कहा कि एक मिसाली दुनिया और जमहूरी माशरे में किसी फिल्म पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, सिवाय उस सूरत में कि जब अमन व अमान मुतासर होने का हकीकी खदशा मौजूद हो। सतलुज से ऐसा कोई खतरा लाहक नहीं। ये सिर्फ एक ऐसे पुरआशोब दौर की दास्तान बयान करती है जिसमें मावराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियां और हलाकतें हुई। तारीख पर मबनी ये फिल्म याद करवाती है कि जब रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करें और उन्हें जवाबदेही का खौफ ना हो तो क्या कुछ हो सकता है। गालिबन यही वजह है कि इस फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया और बज़ाहिर ये इकदाम सरकारी हलकों के दबाव के तहत किया गया। वो फिल्में जो तल्ख और मुश्किल सवालात उठाती हैं हमेशा सेंसरशिप की जद में रहती हैं। आज के भारत में सिर्फ
वही प्रोपेगेंडा फिल्में बिला रोक टोक आवाम तक पहुंचने दी जाती हैं जो माजी और हाल के बारे में तशद्दुद पर मबनी ख्यालात को फ़रोग़ देती हैं। यकीनन ये आवाम का हक है कि वो खुद फैसला करें कि क्या देखना वो चाहते हैं और क्या मुस्तरद करना चाहते हैं, लेकिन सेंसरशिप का निज़ाम इस उसूल पर नहीं चलता। उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो तय करे कि आवाम के लिए क्या मौजू है और क्या नहीं। बिलाशुबा ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सतलज को रिलीज की मंजूरी के लिए तकरीबन 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। फिल्म का नाम पहले घलूघारा था, बाद में उसे पंजाब 95 किया गया और बिल आखिर सतलुज के नाम से रिलीज हुई। हिदायतकार कहते हैं कि नाम की तब्दीली उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया। वो बताते हैं कि भारतीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इब्तिदा में 21 कट्स तजवीज किए, लेकिन बाद में बगैर कोई वजह बताए ये तादाद 120 से तजावुज कर गई। हिदायतकार ने इंकशाफ किया कि फिल्म साजों से मरकजी किरदार जिसकी बायोपिक बनने जा रही थी जसवंत सिंह खालड़ा, उनका नाम हटाने का ही मुतालबा कर दिया गया। फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि 1900 में आवाज दबाई गई थी, आज 2026 में भी बात नहीं करने दी जा रही। फिल्म में तो सिर्फ वही कुछ दिखाया गया जो अदालतों ने फैसला दिया था। एक्सपेक्टेड सी है भाजी, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਵੀ ਇਹ ਉੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 1995 ਚ ਵੀ ਦਬਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2026 ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ नहीं कर रही फिल्म। भारतीय पंजाब ने सतलुज पर पाबंदी का जवाब कुछ यूं दिया कि गली गली शहर शहर फिल्म की स्क्रीनिंग जारी है और अवाम सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर फिल्म देख रहे हैं। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, मगर जब भी भारतीय पंजाब की तारीख, सिखों के जख्मों या रियासती जबर के सवालात सामने आते हैं तो ये जमहूरियत अचानक खौफजदा हो जाती है। अलबत्ता भारतीय सियासतदानों के दावे देखे जाएं तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे भारत जैसी मिसाली जमहूरियत किसी और मुल्क में है ही नहीं। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। डेमोक्रेसी कैन डिलीवर और कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। मोदी जी के दावों और भारतीय जमहूरियत के झूठे बयानिए का फिल्म में पर्दा चाक किया गया। जसवंत सिंह की कैनेडियन पार्लियामेंट में की गई तकरीर पर फिल्माए गए सीन में वो कहते हैं कि हमें आतंकवादी या फिरका परस्त कहने वाले जिनको अमन का मसीहा और जमहूरियत का पैगंबर मानते हैं, पहले उनकी असलियत जान ले, फिर हमें बताए कि आतंकवादी कौन है, सत्यवादी कौन। लोग हमें अतवादी कहते हैं, फिरका परस्त कहते हैं। आज मैं उन सबको एक अपील करना चाहता, ऐ दुनिया वाਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸਤਵਾਦੀ ਕੌਣ। फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा की अज़म की अक्कासी करते हुए दिखाया गया है कि एक मकाम पर वो पूरी तरह मायूस हो चुके होते हैं, लेकिन वो उम्मीद का दामन थामे हुए कहते हैं कि मैं अंधेरे को चैलेंज करता हूँ, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, मैं अपने पास से उजाला फैलाऊंगा। अंधेरे को चैलेंज करता हूँ, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं अपने आसपास उजाला फैलाऊंगा। नामसाइब हालात में कत्ल हो जाने वाले मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला ने भारतीय पंजाब के साथ सरकार की ज्यादतियों का जिक्र करते हुए कहा था कि जब हम हुकूक की बात करते हैं तो हमें आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन जब हम मुल्क के लिए जान देते हैं तो उस वक्त तो हमें देशभक्त नहीं कहा जाता। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ नहीं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब गुरपतवंत सिंह बन्नू जी, जो कि खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, सत श्री अकाल जी। भैन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ आवाम सरकार ਤੇ फौज ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी।
और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और आपकी चूंकि जो स्टेटमेंट्स होती हैं, आपका जो गुफ्तगू होती है, वो भारत में बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन ट्रिगर कर देती है। और आपने सतलुज मूवी के इस बैन को लेके भी आपने जो गुफ्तगू की, आपने जो इस मूवी को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, मैं उस पर भी आऊँगी। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ गुरपतवंत सिंह जी आपसे ये ज़रूर बताइएगा कि जसवंत सिंह जी पर मबनी ये मूवी, ये फिल्म बनाई गई, जिस तरह मैंने मेंशन किया 120 एडिट्स के साथ ये जब रिलीज होती है, रिलीज के 48 घंटे बाद इसको बैन कर दिया जाता है भारत में। बैन करना हमें क्या बता रहा है और इस मूवी में आखिर ऐसा क्या था आपके ख्याल में? देखो, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 1995 ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਟਸ ਮੰਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਹੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਭੈਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮਜਬੂਰਨ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ 14 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ ਅਣਪਛਾਤਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਅਣਪਛਾਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਲਏ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ग्राउंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ लास्ट राइट्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ हैं। राइट, और सारे मिसिंग लोगों के, उन अफराद के वो सच को ढूंढना जब उन्होंने शुरू किया, सारा इन्फॉर्मेशन जब उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू किया, तो फिर वो पावरफुल लोगों के, उन ताकतवर लोगों के टारगेट बन गए। फवाद चौधरी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे गुरपतवंत सिंह जी की भी, बताइएगा कि एक तो चूंकि जो ये कैरेक्टर प्ले किया इस मूवी में, उन्होंने भी कहा कि वो दिलजीत ने, कि वो एब्सोल्युटली सर्टेन थे समथिंग लाइक दिस माइट हैपन,
और लोगों को इनकरेज किया कि जी फिल्म लीगल वे में जहां जहां अवेलेबल है, और अब चूंकि कोई चीज बैन की जाती है तो उसके बाद और ज्यादा क्यूरोसिटी बिल्डअप हो जाती है। आपने भी ख्वाहिश का इजहार किया, और जिस पर एक खातून जो है वो भारत की वो बड़ी आग बगौला हो गई है। सो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक एक्सट्रीम रिएक्शन ही इन्होंने ट्रिगर कर दिया ये मूवी को टेक डाउन करके हटा के? अच्छा, एक तो जो मूवी है वो किसी तौर के ऊपर भी एंटी स्टेट नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान जो है वो इतना इसके ऊपर क्यों उन्होंने जो है वो रिएक्शन दिया है। एक वाकया हुआ है हिस्ट्री के अंदर जो है वो देखें, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें तरन तारा मेन डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह पन्नू साहब ने आपको डिटेल बताई है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 25,000 जो सिख थे उनको जो है वो लापता करके फिर गोलियां मार दी गई, और ज्यादातर जो है उनको तो जहाज में जो है वो सॉरी जो दरिया है उसके अंदर जो है वो बहा दिया गया। जिससे और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि 2000 तो जो थे वो पुलिस वाले शामिल थे, और क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया इस कत्लेआम का हिस्सा बनने से। जी। अब उसके बाद जो मामला है वो ये है कि इन्होंने जब ये एक सिलसिला इनका शुरू हुआ है, और उसके ऊपर ये सिलसिला तो शुरू हुआ था 84 में, जब ये अब वहाँ पे गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो इंदिरा गांधी के हुक्म के ऊपर जब ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से वहाँ पर जो खालसा है, जो सिख हैं, वो लगातार हिंदुस्तान में जेनोसाइड का शिकार हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि 3 अजला में 25,000 लोग तो वो हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर आ गए, कि जिनको इस तरह से जो है वो लापता करके जो है वो गोलियां मारी गई, और अभी तक हमें नहीं पता टोटल कितने थे। यानी अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये मैसेकर उतना ही बड़ा है जितना इजराइल ने वहां पे फलस्तीन में जो मैसेकर किया है, ये तकरीबन उसके बराबर बराबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस किस्म की सिचुएशन है जिससे वो इनको गुजरना पड़ा, और वहां पे जो सिचुएशन है उसमें ये डिपिक्ट होती है। ज्यादातर लोगों को पाकिस्तान में पता नहीं है कि 1984 के बाद से ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, इससे इसको बहाना बना के कितना बड़ा सिख जेनोसाइड जो है वहां पे किया गया, और अनफॉर्चुनेटली ये अननोटिस्ड गया, और दुनिया ने इसको उस तरह से नहीं देखा जिस तरीके से देखना चाहिए था। इससे ज्यादा शोर इजराइल के ऊपर जो है वो हुआ है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा जेनोसाइड है पंजाबियों का जो कि हिंदुस्तान में हुआ, और इस फिल्म में एक्चुअली उसका एक एस्पेक्ट दिखाया गया है। इससे ज्यादा और बड़े हैं। अगर पन्नू साहब के साथ आप बैठेंगे तो ये तो आपको एक सुना बहुत सकते सारे हैं कि हमें और क्या वाकयात क्या जुल्म बिल्कुल। बट फवाद साहब ये जरूर बताइएगा कि बैन करना, उस पर पाबंदी आयद कर देना, उसको उन मीडियम से प्लेटफॉर्म से हटा देना, और फिर उसके बाद भारत के अंदर ही जिस किस्म की अब राय जो है, जिस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्या ये इस पूरे जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं इनको दबा सकता है क्या? अच्छा, देखिए, बेसिकली जो सेंसरशिप होती है ना, या इस तरह के जो बैन है, ये बुनियादी तौर के ऊपर जो हुकूमत की रियासत की कमजोरी का इजहार होते हैं, कि जब आपके पास आर्गुमेंट कोई नहीं है तो आपने जब बता दिया। हालांकि अब ये फिल्म तो मैंने अब देख ली है पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे तो इस पे भी हैरत हुई कि वहां पे एक्चुअली इस फिल्म के अंदर एक बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है। वो बताया है कि जो सीबीआई का ऑफिसर है उसने जाके पूरी छानबीन की और इंडिपेंडेंट दी, एंड दे एक्चुअली अक्यूज्ड जो वहाँ के लोकल पुलिस वाले थे उन्हीं को ऊपर जो है वो सारा मुद्दा डाल दिया। हालांकि ये सिर्फ सरकार पुलिस वाले तो इतना बड़ा जेनोसाइड नहीं कर सकते ना, जाहिर है कि इसके अंदर सियासतदान पूरी तरह मुलव्वस थे, और एक बड़ी मशहूर उस वक्त स्टेटमेंट दी थी कि जब बड़ा कोई दरख्त गिरता है तो फिर नीचे जो है आने वाले जो है वो नहीं बचते। तो ये तो एक पूरी प्लान्ड मैसेकर था, सिख मैसेकर था, और उसको उन्होंने थोड़ा जो है वो लोकल पुलिस के ऊपर ही डाल के निकलने की कोशिश की, जो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की हुकूमत के पास जो ये सवाल जो इस फिल्म में उठे हैं उनका जवाब नहीं है, तो उसकी वजह से उसको बैन किया गया। अब बैन के बाद हुआ ये है कि वो शायद हमें तो पता ही ना चलता, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की फिल्में आती नहीं है, लेकिन वो चूंकि चल गया और फिर मैंने कह दिया, तो अब तो पाकिस्तान के अंदर ही आप देख रही हैं कि इतनी बड़ी डिस्कशन है, आप प्रोग्राम कर रही हैं,
और लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इट शोज कि बैन का कोई फायदा जो है उस तरह से होता नहीं है. इट्स अ बैड स्ट्रेटजी. राइट. और पन्नू साहब, आप जरूर बताइएगा कि सिख कम्युनिटी का ओवरऑल इस पर क्या राय है. वहां पर लोगों में अब इस वक्त कितनी तशवीश है, कितनी क्यूरियोसिटी है, कितना वो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इस मूवी को देखने के हवाले से, और इस मूवी में जो डिपिक्शन है हिस्टोरिकल फैक्ट्स की वो किस अंदाज में की गई है, उस पर भी जरूर बताइएगा. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2000 ਜਾਂ 25000 ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਿਲਮ. ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. उससे कहीं ज्यादा होंगे. 25 ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਿੱਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਤਾਂ 10% ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 20% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ. KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ DGP ਸੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈਡ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ OP ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ. ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ. ਔਰ ਫਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ CBI ਭੇਜੀ ਸੀ. बट पन्नू साहब, ये 120 कट्स के जो हवाला दिया जा रहा है वो एडिट के बाद ही जो चीजें सामने आई हैं, क्या पता कि बहुत सारी चीजें डिपिक्ट की हो उसमें. नहीं, जे ये कहते पे जी ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ. ਇਹ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਏਗੀ. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਹਾਨ ਹੈ. ਬਈ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਫਾਇਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 1995 ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.
ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਆਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਦਲਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਜਿਨੇ ਇਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਚਮਕੀਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 14 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ 95 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ करना सी, पर बैन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕੀਲੀ बैन होगी तो सारी दुनिया च पहुंच गई गल। राइट। सो मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि ये दिलजीत दोसांझ की जो है वो गिमिक्स भी उनकी तरफ से नजर आ रही है, उनका कुछ जो है अलग स्टांस नजर आता है, लेकिन उन्होंने बार बार वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया इस फिल्म के लिए। मैं पन्नू साहब, फवाद साहब का भी जरूर कॉमेंट है। फवाद साहब, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? फिल्म आई, फिल्म बैन की गई, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्टोरी जो है उसको ऑडियंसेस के लिए छोड़ देना चाहिए था, कि ऑडियंसेस जो है वो जज करते रादर देन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग सीन। आज हकीकत यह है कि भारत में जो क्रिटिक्स है, फिल्म क्रिटिक्स, वो तक इस बात पर शोर मचा रहे हैं कि एटलीस्ट फिल्म को जो है वो लेट द ऑडियंस जज। जी बिल्कुल, ऑडियंस जो है उनका तो काम है ही है कि वो जो है वो उसको जज करेंगे। लेकिन ये फैक्ट्स को जो सप्रेस किया जा रहा है मुसलसल भारत की जानिब से, और आपने भी जिस तरह से, आपको भी सोशल मीडिया पे बड़ा एक रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है, और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद आपको मजीद रद्द-ए-अमल का सामना वहां से करना पड़ेगा। वैसे मेरे पे तो जो ये हिंदू महासभा बीजेपी वाले वैसे ही मेहरबान है, तो वो तो मुझे हर किसी न किसी वक्त जो है वो होते ही रहता है। मेरे पे आपको पता है जो एक्सट्रीमिस्ट है वो सारी मेहरबान है, तो इसलिए वो मैं तो कोई इतना ज्यादा इसको वजन नहीं देता। देखिए सीधी बात है, ये जिस तरह पन्नू साहब ने अभी कहा है ना, ये देखें ये तारीख का एक बहुत बड़ा सवाल है, और तारीख के सवालों के जवाब जो हैं वो रियासतें और हुकूमतें जो हैं अगर उनको समझती हैं कि वो बैन करके और वो आज के दौर में जो है वो बैन करके हम सवालों से बच जाएंगे, तो देखें ये मुमकिन नहीं है। पन्नू साहब, आपसे लास्ट कमेंट इसी से मुतालिक, आपकी जो खालिस्तान मूवमेंट है, इस किस्म के भारतीय इकदाम, चाहे आप बिल्कुल अग्री नहीं करते कि सतलज में जिस तरह की डिपिक्शन है आपको उस पर भी एतराज है, बट ऑन द होल जो सिख कम्युनिटी है, जो खालिस्तान तहरीक का जो कॉज है, उसको भारत की जानिब से इस किस्म के इकदाम और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसके ऊपर पर्दा डालने की जो ये तमाम कोशिशें हैं, वो कितनी आपकी इस मूवमेंट को मजीद स्ट्रेंथन करता है, मजीद तकवीत पहुंचाता है, और फिर लोगों में इस कॉज के लिए मजीद आवाज उठाने के लिए उनको आगे करता है? देखो ये ना बड़ा जिन्हों कहते हैं आई डोंट नो की लफज होंदा है, पचीदा असी कहने भी बड़ा टेढ़ा काम होंदा है जिहड़ी आजादी लैनी होंदी है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है कि एक पासे वो चेहरा जिहड़ा कि मोदी कोल बैठ के कह रहा है कि हिंदुस्तान जिहड़ा महान है भारत, ਉਹੀ दलजीत जिन्हें 84 सिख नस्लकुशी खून का बदला खून अमिताभ बच्चन ने की, ਉਹੀ चेहरा खालड़ा बनता है, ਉਹੀ अमिताभ बच्चन ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਲਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਲਜੀਤ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਇਦਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ਨਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਲਜੀਤ, this is about Shaheed Jaswant Singh Khalra, this is about the genocide that India committed, this is about the genocide that India committed, and now they want to change the narrative that this was between some police officers who were wrong and between Sikhs। so ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। राइट पन्नू साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ